हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है एड्स। एड्स पेंडेमिक डिजीज़ ना हो, महामारी के रूप में ना फैले, इसलिए भारत सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है जिसे हम नेको बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उनके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स है क्या। तो हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की क्या है, फुल फॉर्म है। एक्वायर्ड को बोलते हैं उपार्जित, जो हमने अर्जित की है, उपार्जित। इम्यूनो का यहाँ तात्पर्य है प्रतिरक्षा, जो हमारे इम्यून सिस्टम से है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है न्यूनता, क्या होता है, न्यूनता। और सिंड्रोम का मतलब होता है सह लक्षण, या अपन बोल सकते हैं लक्षण। तो यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें, इसको समझने की अपन कोशिश करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में, यानी जितने समय तक वो जीवित रहता है, तो वो एक ऐसी बीमारी को उपार्जित करता है जिसकी वजह से उसके प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। अर्थात एड्स जो है, एड्स के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि एड्स के कारण जो इम्यून सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा तंत्र में क्या उत्पन्न हो जाती है, डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने की वजह से क्या है, अन्य जो सामान्य रोग है वो व्यक्ति को इन्फेक्टेड करते हैं, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। कहा जाता है कि एड्स कोई डिजीज नहीं है, एड्स खुद कोई रोग नहीं है, लेकिन ये तो बहुत सारे रोगों का संगम है, यानी बहुत सारे जो डिजीज हैं वो आपस में मिलकर और फिर क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि एड्स ने तो केवल क्या किया, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया। इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाता है तो सामान्य कोई भी रोग व्यक्ति को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, और उन रोगों की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स जो है, उस एड्स से केवल और केवल इम्यून सिस्टम जो है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसमें कमी आती है। ये एड्स की क्या हुई, फुल फॉर्म। कहां सबसे पहले पता चला था, 1981 में, 1981 में सबसे पहले अमेरिका में एड्स का जो पेशेंट मिला था, सबसे पहले कहां मिला था, अमेरिका में। इंडिया में कब आया ये, इंडिया में आते आते इसको 4-5 साल लगे। कितने लगे थे, 4-5 साल लगे थे। और 1986 में, 1986 में सबसे पहली बार चेन्नई में, कहां पर, चेन्नई में एड्स से संक्रमित व्यक्ति मिला था। हिस्ट्री में थोड़ी सी बता देता हूं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गॉटलिन, उनके पास एक पेशेंट आता था, न्यूमोनिया से ग्रसित पेशेंट था। किससे ग्रसित पेशेंट था, न्यूमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो डॉक्टर उसको लगातार एंटीबायोटिक्स दे रहा था, लेकिन फिर भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने सोचा कि ऐसा क्या है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, लगातार इसकी जो तबीयत है, जो इसकी हेल्थ है, वो लगातार बिगड़ती जा रही है। तो जब डॉक्टर ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है, जिसे बाद में नाम दिया गया HIV। क्या नाम दिया गया, HIV। और इसी HIV की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो पहले नंबर पे यदि आप लोगों को कोई पूछे एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझने का मतलब यह है कि ऐसे लक्षणों को हमने उपार्जित किया है, ऐसे लक्षणों को हमने उपार्जित किया है जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। HIV की यदि अपन फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस। हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं मानव, इसको बोल सकते हैं प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं न्यूनता, और ये इसको बोलते हैं विषाणु। इसको क्या बोलते हैं, विषाणु। क्लियर।
HIV क्या है? HIV पैथोजन है, HIV रोगजनक है। क्या है? HIV रोगजनक है, जो क्या फैलाता है? जो एड्स फैलाता है। ये क्या है? रोगजनक है, जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है। अब देखना, इसका अर्थ समझना। ऐसा विषाणु या ऐसा वायरस जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता ला देता है। क्लियर? ऊपर भी यही पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऐसे लक्षण जो हमने उपार्जित किए हैं, जिसकी वजह से प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आई है? न्यूनता आई है या कमी आई है। और यदि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो व्यक्ति को सामान्य रोग या सामान्य रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु। तो एक बार वापिस से सुन लेना कि ऐसा वायरस जो ह्यूमन के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या लाता है? न्यूनता लाता है, उसे हम कौन सा वायरस कहते हैं? HIV वायरस कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब एक तो HIV की फुल फॉर्म हो गई और एक किसकी फुल फॉर्म हो गई? एड्स की। अब याद रखना कि HIV जो है वो एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिट्रोवायरस किसे कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं कि HIV पश्च विषाणु है। कौन सा विषाणु है? पश्च विषाणु। क्या मतलब होता है रिट्रोवायरस का, वो देखना। ये जो सामने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये मैंने HIV की स्ट्रक्चर बना रखी है। इस HIV के स्ट्रक्चर के अंदर यहां सिंगल स्ट्रैंड RNA बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? सिंगल स्ट्रैंड RNA। जो मैंने रेड कलर में बना रखे ना, ये एकल सूत्री RNA है। क्या है? एकल सूत्री RNA। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि HIV में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो RNA के रूप में पाया जाता है, या RNA जीनोम पाया जाता है। तो ये एकल सूत्री RNA हुए, और उसके चारों तरफ ये ब्लू कलर का कोट बना रखा है और ये ग्रीन कलर का कोट बना रखा है। ये प्रोटीन के आवरण है। किसके आवरण है? ये प्रोटीन के आवरण है। तो रिट्रोवायरस किसे कहते हैं? तो परिभाषा एक बार देख लेना कि RNA जीनोम के चारों ओर, किसके चारों ओर? RNA जीनोम के चारों ओर जब किसका आवरण पाया जाता है? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, तो ऐसे विषाणु कौन से विषाणु कहलाते हैं? पश्च विषाणु कहलाते हैं। क्लियर यहां तक? अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? HIV के स्ट्रक्चर के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म बता दी, स्क्रीनशॉट ले लेना, या तुम लोगों को पता होगा। ये HIV की फुल फॉर्म बता दी, समझा भी दिया कि HIV नाम क्यों पड़ा है, क्या ये करता है। फिर ये भी बता दिया कि HIV एक प्रकार का कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस है। कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस है। और उस रिट्रोवायरस की डेफिनेशन भी बता दी कि RNA जीनोम के चारों ओर जब प्रोटीन का आवरण पाया जाता है तो ऐसे विषाणु पश्च विषाणु कहलाते हैं। कौन से विषाणु कहलाते हैं? पश्च विषाणु कहलाते हैं। अब आप लोगों के सामने ये एक स्ट्रक्चर मैंने क्या कर रखी है? ड्रॉ कर रखी है। ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर में देखना, अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्या है? ये रेड वाले दे रखे हैं RNA। क्या है ये? RNA। कैसे RNA है? सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या एकल सूत्री RNA, एकल सूत्री RNA। क्लियर यहां तक? फिर ये वाला जो ग्रीन वाला, ये तो दोनों हो गए RNA। ये जो ब्लू वाला दे रखा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनर कोट। क्या बोलते हैं? इनर कोट, यानी आंतरिक परत। इनर का मतलब आंतरिक, कोट का मतलब वही आवरण से रिलेटेड है, इनर कोट। ये जो बाहर वाला है इसे हम बोलते हैं आउटर कोट। क्या बोलते हैं? आउटर कोट। क्लियर? अब ये जो दो बाहर की साइड में बड़े से सर्किल बना रखे हैं मैंने ब्लू वाले लाइन में, ये जो ब्लू वाला है ये फोस्फोलिपिड की लेयर है। किसकी लेयर है? फोस्फोलिपिड की लेयर है। फोस्फोलिपिड की लेयर है। तो फोस्फोलिपिड दोनों संयुक्त रूप से हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। कौन से लिपिड है? कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ये फोस्फोलिपिड की दो लेयर है, और इन फोस्फोलिपिड की लेयर के अंदर ये जो रेड रेड बना रखे हैं ये है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं GP। क्या नाम बताया? ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन और कौन सी क्या है। तो ये जो बाहर वाली है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको तो बोलते हैं, ये जो राउंड राउंड कर रखा है इसको तो बोलते हैं GP120। क्या बोलते हैं? GP120। और ये जो अंदर की साइड में धसी हुई है, किसके अंदर धसी हुई है? फोस्फोलिपिड के अंदर धसी हुई है, इसे हम लोग बोलते हैं GP41। क्या बोलते हैं? GP41। तो यहाँ GP का मतलब क्या है? यहाँ GP का मतलब है कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर यहां तक? अब यहां देखना,
ये जो दो कोट बताए हैं प्रोटीन के, एक तो आउटर और दूसरा कौन सा है, इनर। इस इनर को तो बोलते हैं P24, प्रोटीन 24, और इसको बोलते हैं P17। क्या बोलेंगे इसको, P17। क्लियर यहां तक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बची है वो क्या है, वो देखना कि ये जो एकल सूत्री आरएनए है, इन एकल सूत्री आरएनए के साथ में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विशिष्ट प्रकार का एंजाइम, काफी इंपॉर्टेंट है। और यही एक एंजाइम है जिसकी वजह से एड्स का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। यानी ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 100% उस व्यक्ति को ठीक किया जा चुका है। क्यों, वो उसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो याद रखना कि इसको बोलते हैं, ये अंदर जो एंजाइम पाया जाता है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक बार वापस से देख लेना। एचआईवी स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचआईवी अणु की संरचना को समझाइए। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या क्या अपन टर्म लेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि एचआईवी जो विषाणु है वो एक प्रकार का कौन सा वायरस है, रिट्रोवायरस है। सबसे पहले ये बोलेंगे। दूसरे नंबर पे बोलेंगे कि इसके अंदर किसकी लेयर पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कि इसमें किसकी लेयर पाई जाती है, फोस्फोलिपिड की डबल लेयर पाई जाती है। कैसी लेयर पाई जाती है, डबल परत या दोहरी परत पाई जाती है। क्लियर। तो ये ब्लू वाली मैंने दो परत बता दी। अब अपन क्या कहेंगे कि इस फोस्फोलिपिड में ग्लाइकोप्रोटीन धसी रहती है, ये रेड वाली धसी हुई है। तो अपन कहेंगे कि फोस्फोलिपिड के अंदर क्या धसी रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन धसी रहती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन कितने प्रकार की, दो प्रकार की, GP120 और GP41, याद रखना। फिर उसके बाद में अपन बोलेंगे कि एचआईवी अणु के मध्य में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाए जाते हैं या एकल सूत्री आरएनए पाए जाते हैं। एकल सूत्री क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। और इन एकल सूत्री आरएनए के साथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। क्लियर यहां तक। अब अपन क्या कहेंगे, एकल सूत्री आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन के दो आवरण पाए जाते हैं। प्रोटीन के कितने आवरण पाए जाते हैं, दो। इनर जो कोट है उसे हम बोलते हैं P24 और जो आउटर कोट है उसको हम बोलते हैं P17। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। इजी है, समझने की कोशिश कर लेना। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है एचआईवी का। एचआईवी के स्ट्रक्चर में मेन जो है वो याद रखना है कि इसमें एकल सूत्री क्या पाए जाते हैं, आरएनए, और जिनके साथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। यहां तक हुआ क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। आगे अपन पढ़ेंगे कि एचआईवी जो है उस एचआईवी के कितने स्ट्रेन हैं, कितने प्रभेद हैं। तो हम कहेंगे कि सामान्यतः एचआईवी के दो प्रभेद हैं। कितने प्रभेद हैं, दो। एक तो है एचआईवी फर्स्ट, स्ट्रेन का मतलब भेद, और दूसरा है एचआईवी सेकंड। कितने स्ट्रेन हुए, दो स्ट्रेन हुए। और इनमें से जो एड्स के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है, याद रखना। एड्स के लिए उत्तरदायी कौन सा है, एचआईवी फर्स्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि एड्स के लिए कौन सा एचआईवी विषाणु उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा आंसर होगा एचआईवी फर्स्ट एड्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब किस वजह से होता है एड्स जो है, उसका संचरण कैसे होता है, उसका माध्यम क्या होता है, कि कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा क्या फैलता है, एड्स फैलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन बात करें तो पहले नंबर के ऊपर अपन बोलेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स करे, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे, नंबर एक पर संक्रमित व्यक्ति के साथ, कौन से व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क रखने पर या यौन संबंध बनाने पर, क्या बनाने पर, यौन संबंध बनाने पर। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है, यदि उस व्यक्ति के साथ हम यदि यौन संपर्क स्थापित करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं अनवांटेड प्रकार का, तो हम भी एड्स से क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। नंबर दो, कोई व्यक्ति है उसको क्या है, एड्स, यदि उस एड्स पीड़ित व्यक्ति का रक्त आदान प्रदान करें, क्या करें, आदान प्रदान करें, तो जो दूसरा व्यक्ति है, इधर देखो, सपोज करो ये एक है, ये किससे पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, ये एक व्यक्ति है, इसको किसकी आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है किसकी, ब्लड की। यदि इस एड्स वाले व्यक्ति का ब्लड हमने ले लिया और इस सामान्य व्यक्ति को
ट्रांसफर कर दिया, तो ये सामान्य व्यक्ति भी अब किससे संक्रमित हो जाएगा, एड्स से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। 2 हो गए। फिर उसके बाद में अपन क्या करें, तीसरे नंबर पे बात करें कि 1 2 3 4 5 फ्रेंड बैठे हैं, इनको ड्रग्स की लत है, नशे की आदत है। किसकी आदत है, नशे की। आजकल नशे इंजेक्शन के द्वारा भी शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं। किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। सब लोगों ने देखा होगा, कई बार अपन सिनेमा में, मूवी में इनमें देखते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 है, इसमें सपोज करो इस व्यक्ति को पहले से क्या है, एड्स है। तो अब नशे के समय पता नहीं रहता कि कौन से व्यक्ति को क्या है क्या नहीं है, बस उस समय नशा हावी रहता है। तो एक ही इंजेक्शन के द्वारा पहले इस व्यक्ति ने अपने शरीर में ड्रग्स को इंजेक्ट किया, फिर उसी इंजेक्शन के द्वारा इसने भी किया। तो यदि ये एड्स से इन्फेक्टेड है तो ये और जो व्यक्ति है इसके उपयोग में ली गई सिरिंज का उपयोग करेंगे, तो ये सारे के सारे किससे संक्रमित हो जाएंगे, एड्स से संक्रमित हो जाएंगे। कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में कोई औरत मां बनने वाली है, क्या बनने वाली है, मां। वो यदि किससे संक्रमित है, एड्स से क्या है, संक्रमित है, तो उसके जो गर्भाशय में जो एम्ब्रियो पल रहा है, वो एम्ब्रियो जब शिशु के रूप में पैदा होगा तो वो भी क्या होगा, संक्रमित। कैसे होगा संक्रमित, क्योंकि मदर का जो रक्त है वो अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा कहां तक पहुंचता है, भ्रूण तक पहुंचता है, और भ्रूण तक पहुंचेगा तो भ्रूण भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो ये कुछ विशिष्ट जो है ये माध्यम है जिनकी वजह से क्या होता है, एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, फैलता है। ठीक है, एक लास्ट और जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फैलता जो एड्स है वो फैलता है किसकी वजह से, समलैंगिकता की वजह से। समलैंगिकता का मतलब कि नर व नर के मध्य यदि आपस में यौन संबंध हो, या मादा व मादा के मध्य आपस में क्या हो, यौन संबंध हो, तो इन्हें हम बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। समलैंगिकता की वजह से भी क्या फैलता है, एड्स फैलता है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले बात की एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम बताने के बाद में एड्स किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा बताया। HIV की स्ट्रक्चर यहाँ मैंने आप लोगों को समझा दी, और HIV के स्ट्रक्चर के बाद में मैंने ये बता दिया कि माध्यम कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से एक संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में क्या फैल जाता है, एड्स फैल जाता है। अब है मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि, HIV विषाणु की क्रियाविधि, कि ये ऐसा क्या करता है कि व्यक्ति ठीक ही नहीं होता, यानी व्यक्ति के शरीर में जब ये प्रविष्ट हो जाता है तो ऐसा ये क्या करता है कि लगातार उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो इसको समझने से पहले एक जो एंजाइम मैंने बताया है, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक थ्योरी आएगी आप लोगों के, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। ये जो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है ये क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और क्या था इसमें वो देखना, इन्होंने कहा था कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है मनुष्य का, जिसे हम क्या बोलते हैं, DNA, ये DNA सबसे पहले अपना रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपी तैयार करता है, प्रतिलिपि तैयार करता है। DNA से क्या तैयार होता है, पहले DNA, ठीक है। फिर DNA से फॉर्मेशन होता है mRNA का। किसका निर्माण होता है, मैसेंजर RNA का। और मैसेंजर RNA से फिर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, याद रखना DNA से DNA का फॉर्मेशन जो होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA से जो mRNA का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में बोलते हैं इसे अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। ठीक है। और mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसे अनुवादन। अब बोले सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या है वो सुनना, कि आनुवांशिक पदार्थ जो DNA है वो एकल दिशा में, एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहता है। यानी DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन बनेगा। क्लियर, ऐसा नहीं है कि DNA से mRNA बना फिर mRNA से वापस कोई नई चीज बनेगी फिर mRNA से प्रोटीन बनेगा। यानी एक ही दिशा में ये लगातार क्या होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। इसी थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। किसने प्रतिपादित की थी, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। अब याद रखना कि कभी कभी mRNA जो है
वो वापस से किसका फॉर्मेशन कर देता है, डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। कौन, कभी कभी एमआरएनए वापस से डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो प्रोसेस बताई थी डीएनए से एमआरएनए की, इसे तो हम बोल रहे थे क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वापस रिवर्स हुई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है वही एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या है। ऑप्शन दे देते हैं कई बार, डीएनए से किसका निर्माण, डीएनए का निर्माण। नंबर 2 पर आरएनए से किसका निर्माण, आरएनए से किसका निर्माण, डीएनए का निर्माण। नंबर 3 डीएनए से किसका निर्माण, आरएनए का निर्माण। और नंबर 4 प्रोटीन से किसका निर्माण, आरएनए का निर्माण। तो कौन सा क्लियर, आरएनए से किसका निर्माण, डीएनए का। तो याद रखना कि आरएनए से किसका निर्माण, डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण। क्लियर यहां तक, ये बात मैंने समझाई है केवल किसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो किस प्रकार से क्या करता है, मैकेनिज्म करेगा, शरीर में क्या करेगा। तो अब अपन बात करते हैं इस एचआईवी की, कि ये एचआईवी की जो स्ट्रक्चर है ये कैसे क्रियाविधि करता है, कैसे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमजोर करता है। देखते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म में क्या होता है। तो हम देखो इधर स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होगा, ये जो एचआईवी विषाणु है या एचआईवी है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ह्यूमन बॉडी के सेल्स के साथ क्या करता है वो तो देखना। ये सपोज करो ह्यूमन बॉडी या मानव की कोशिका है, प्राणी कोशिका, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कौन सी सेल है ये, एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल है तो सेल वाल तो प्रेजेंट होगी नहीं, क्योंकि सेल वाल तो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। तो ये केवल और केवल हम लोगों ने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन कहेंगे कि ये है एचआईवी विषाणु। कौन सा विषाणु है, एचआईवी विषाणु, एचआईवी विषाणु है। और इसके अंदर ये पाया जाता है इसका आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए। तो एकदम पूरा अपन नहीं बना रहे, समझाने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये एचआईवी विषाणु जिसमें क्या पाया जाता है, आरएनए। ये एचआईवी विषाणु एंटर होता है, किसके अंदर एंटर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से एंटर होता है। कौन सी सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। अब ये जो अंदर आरएनए था, इस आरएनए के साथ में कौन सा एंजाइम जुड़ा हुआ था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, अभी मैंने क्या बोला था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो आरएनए को किस में चेंज कर देगा, डीएनए में चेंज कर देगा। डीएनए में आरएनए को किस में परिवर्तित कर देगा, डीएनए में। तो ये जो एचआईवी है इसके पास है वायरल आरएनए या विषाणुवीय आरएनए। कौन सा आरएनए, विषाणुवीय आरएनए। और ये विषाणुवीय आरएनए ये अंदर आ गया साहब अंदर। इसके साथ में यहां ये ऐड कर दो कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या करेगा ये प्रक्रिया करेगा, और प्रक्रिया करने के बाद में अब बना देगा डीएनए। ये तो था आरएनए, किसका आरएनए, वायरस का आरएनए। ये क्या बन गया, डीएनए। किसका डीएनए, वायरस का डीएनए बन गया। अब मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी हुआ ऐसा, ये क्यों बना, यदि नहीं बनता तो क्या होता, बन गया तो क्या हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं कोशिका, ये तो एनिमल सेल है या मानव की कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। क्या है ये, इसका केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम और साथ में ही पाया जाता है इस कोशिका का डीएनए। क्या पाया जाता है, कोशिका का डीएनए। तो कोशिका का डीएनए इसी में। अब क्या होगा, ये वायरस का जो डीएनए है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया इसके साथ, ठीक है साहब, इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया, मानव के डीएनए के साथ में ये डीएनए आकर क्या हो गया, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, डीएनए है तो डीएनए में तो हम लोगों ने कहा था कि एक क्षमता पाई जाती है, कौन सी, रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिलिपिकरण की। तो जब मानव का डीएनए अपनी फोटोकॉपी तैयार करेगा, फोटोकॉपी का मतलब वहां पर प्रतिलिपि तैयार करेगा, तो साथ में किसकी प्रतिलिपि भी तैयार होगी, वायरस के डीएनए की भी क्या तैयार होगी, प्रतिलिपि। देखो अभी बताया था कि डीएनए जो है सबसे पहले अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, कर लिया। और फिर डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए से क्या तैयार हो जाता है, एमआरएनए तैयार हो जाता है। तो इसमें पूरे में ड्रॉ नहीं कर सकते अपन, लेकिन समझना इस चीज को कि जब आरएनए आया था, विषाणु का आरएनए, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए में चेंजेस कर लिया। ये डीएनए मानव के डीएनए के साथ जुड़ा
जुड़ा? मानव के डीएनए ने जब अपनी कॉपी की तो किसकी कॉपी भी हो गई थी? वायरस के डीएनए की भी। और जब बहुत सारे वायरस के डीएनए तैयार हो गए तो उन डीएनए से वापस क्या बन गया? आरएनए। तो अपन कहेंगे कि यहां पर जो वापस से आरएनए बनते हैं वो सारे के सारे आरएनए बनेंगे विषाणुओं के आरएनए। किसके आरएनए? विषाणुओं के आरएनए। ये सारे के सारे कौन से आरएनए? वायरल आरएनए। ये जो आरएनए हैं ये इस कोशिका का लयन कर देंगे। क्या कर देंगे? लयन। इसका डाइजेशन कर देंगे। नष्ट कर दिया इसको, नष्ट करके यहां से कहां चले जाएंगे? बाहर जाने के बाद में रक्त के द्वारा अन्य कोशिका के पास जाएंगे और वहां पर भी उन कोशिकाओं का क्या करते जाएंगे? लयन। यानी धीरे धीरे ये कोशिकाओं को क्या करते जाएंगे? मारते जाएंगे। कौन सी कोशिकाओं को? ये इंपॉर्टेंट है। ये मारेंगे टी लिम्फोसाइट्स को या टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स कोशिका को। बोले ये कौन सी कोशिका है? ये है टी सहायक लसीकाणु कोशिका जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होती है। ये कौन सी कोशिका है? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में अपन बात करेंगे। टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार कोशिका होती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने भी आपको यहां बताया है कि इस टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है एचआईवी। कौन आता है? एचआईवी। एचआईवी के अंदर क्या था? विषाणु। एचआईवी के अंदर आरएनए था। वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा चेंज हो गया किसमें? डीएनए में। वो डीएनए किसके साथ जुड़ा? मानव के डीएनए के साथ। हमें पता है कि डीएनए अपना क्या करता है? रेप्लिकेशन। तो मानव के डीएनए भी अपना क्या किया होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हुआ तो किसके डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो गया? वायरस के डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो गया। और जो वो नए वायरस के डीएनए बने थे उन्होंने सब डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, अनुलेखन के द्वारा किसका निर्माण कर लिया? आरएनए का। तो भाई जिसका बीज बोओगे उसी का तो फल मिलेगा। यदि डीएनए वायरस का तैयार हुआ है और वायरस का डीएनए यदि वापस से क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो जो आरएनए बनेंगे वो आरएनए भी किसके बनेंगे? वायरस के ही बनेंगे, विषाणु के ही बनेंगे। वो विषाणु के आरएनए इस कोशिका का डाइजेशन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? लयन। इस कोशिका को छोड़कर किसी दूसरी कोशिका में जाएंगे। सेम घटना वापस से क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। तो क्या होता जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता जाएगा। व्यक्ति घर से बाहर निकला, बाहर निकलते यदि उसको थोड़ी सी ठंड लग गई, जुकाम लग गई या फिर दूषित जल पिया उसने थोड़ा भी, तो टाइफाइड के यदि बैक्टीरिया शरीर में गए तो टाइफाइड हो जाएगा। यदि राइनो वायरस गए, नाशा विषाणु गए तो जुकाम हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया अंदर चले गए तो न्यूमोनिया हो जाएगा। अब करे क्या? प्रतिरक्षा तंत्र कैसे लड़े उन रोगों से? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को तो कौन मार रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र को मार रहा है एचआईवी। कौन मार रहा है? एचआईवी। जब एक बैक्टीरिया अंदर जाकर और एक छोटी सी प्रोसेस के द्वारा जब इतने बैक्टीरिया तैयार कर लेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम तो एक को मारेगा। एक को मारने की जगह वहां हजारों क्या होते जाएंगे? तैयार। और लगातार व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मैकेनिज्म क्लियर हुई? ये मैंने समझाया, इसको समझा। अब देखो इसकी थोड़ी सी थ्योरी में बता देता हूं कि होगा क्या कि सबसे पहले एचआईवी जो विषाणु है जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो वो दो चीजों पर अटैक करेंगे। किन किन पर अटैक करेंगे? एक तो करेंगे टी लिम्फोसाइट्स पर। किस पर अटैक करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स पर। और दूसरा अटैक करेंगे किस पर? डब्ल्यूबीसी पर। दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो अब ये कहां जुड़ेंगे? एचआईवी विषाणु कहां जुड़ेंगे? तो याद रखना कि टी लिम्फोसाइट्स पर एक अणु पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर। टी लिम्फोसाइट्स पर ये एक साइट है। साइट का मतलब ये एक स्थल है जहां पर आकर सबसे पहले कौन जुड़ जाता है? एचआईवी वहां पर आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद एचआईवी क्या करेगा? एचआईवी जो विषाणु है उसमें पाए जाने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विषाणु के आरएनए को यानी वायरस के आरएनए को किसमें चेंज कर देगा? डीएनए में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा? डीएनए में। ये डीएनए जुड़ जाएगा किसके डीएनए के साथ? ह्यूमन सेल डीएनए के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? ह्यूमन सेल डीएनए के साथ जुड़ेगा। ह्यूमन जो डीएनए है वो अपना क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन करेगा तो क्या तैयार होगा? बहुत सारे वायरस के डीएनए भी तैयार होंगे और वो बहुत सारे वायरस के डीएनए फिर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये तैयार कर लेंगे क्या? आरएनए। किसके आरएनए हुए? ये वायरल आरएनए। विषाणु के क्या हुए? आरएनए हुए। और ये विषाणु के जो आरएनए हैं ये फिर क्या करेंगे? ये विषाणु के आरएनए उस कोशिका को तो नष्ट करेंगे, वहां से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहां आने वाली कोशिकाओं को और क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे।
धीरे धीरे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्लियर यहां तक। अब देखो लक्षण क्या है, लक्षण में है लगातार बुखार रहना, लगातार क्या रहना, बुखार रहना, जिस व्यक्ति को क्या हो जाए, एड्स। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण वजन में अचानक कमी आना, वजन में अचानक क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वजन में अचानक क्या आ गई, कमी आ गई। जो लिम्फ नोड है, लसीका गांठ है, कौन सी गांठ है, लसीका जो गांठ है, उन लसीका गांठों का क्या, फूलना, लसीका गांठें फूल जाती है। व्यक्ति को लूज मोशन होना, यानी क्या लगना, उसको दस्त लगना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्ति का कौन सा सिस्टम, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, उसका प्रतिरक्षा तंत्र लगातार उसका ग्राफ नीचे आता जाएगा, लगातार वो क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति में दिखे और वो किसी बीमारी से लगातार ग्रसित और वो ठीक नहीं हो रहा और डॉक्टर को यदि संदेह है कि इसको एड्स है या नहीं, तो डॉक्टर उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए डॉक्टर करेगा डायग्नोसिस। क्या करेगा, डायग्नोसिस, निदान के लिए टेस्ट करवाएगा कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उस मेथड का नाम है एलिजा। क्या नाम है, एलिजा। इसका फुल फॉर्म देख लेना, एंजाइम, याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ASSAY। हिंदी में एंजाइम को एंजाइम ही बोल दो याद रखने के लिए, लिंक्ड को बोल दो सहलग्न, क्या बोल दो, सहलग्न, इम्यूनो को बोल दो क्या, प्रतिरक्षा, सोर्बेंट को बोल दो शोषक, और ऐसे को बोल दो आमापक। ये हिंदी में नाम हो गया, जो याद रहे, जो इजी लगे वो याद कर लेना। ठीक है, ये तो हुई एलिजा की फुल फॉर्म। या तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एलिजा का फुल फॉर्म बताइए, ये फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो अपन कौन सा टेस्ट बताएंगे, एलिजा। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलिजा कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया सिद्धांत पर, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया सिद्धांत पर, या एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी के ऊपर ये क्या करता है, कार्य करता है। एलिजा कंप्लीट हुआ। एलिजा के बाद में जो दूसरा टेस्ट है वो टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। कौन सा परीक्षण, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये सबसे सस्ता और टिकाऊ है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो सबसे सस्ता, सुगम और विश्वसनीय परीक्षण है, विश्वसनीय परीक्षण है ना। इस टेस्ट के द्वारा भी क्या होता है, इस टेस्ट के द्वारा भी किसके बारे में पता लगा सकते हैं, हम एड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने 2 निदान भी बता दिए। निदान के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या उपचार संभव है क्या, तो उपचार के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब उपचार की बात आती है तो ये कहा जाता है कि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खोजी गई है जो किसका इलाज कर सके, एड्स का इलाज कर सके। फिर भी कुछ औषधियां हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा बहुत लंबा सर्वाइव कर पाए। तो उसमें एक तो आता है एजीडी या एजेटी भी बोलते हैं, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, ये एक औषधि है। इसके अलावा डाइडीऑक्सीसाइटिडीन, DDT या डाइडीऑक्सीसाइटिडीन, साइटिडीन, ये औषधियां तो हैं, 2 मेडिसिन तो है, लेकिन ये मेडिसिन पूर्णतः कारगर नहीं है। इसके अलावा एक इंजेक्शन भी खोजा गया था, बायोसिन। क्या इंजेक्शन था, बायोसिन। इसके अलावा HIV BCG इंजेक्शन भी तैयार किया गया था, HIV BCG का इंजेक्शन भी तैयार किया गया था। याद रखना क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि एड्स की रोकथाम के लिए कौन सी औषधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें सबसे मुख्य है एजिडोथाइमिडिन। लेकिन ये 100% इफेक्टिव नहीं है, इससे व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। अब अपन बात करते हैं कि बचाव कैसे करें। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि उपचार तो संभव नहीं है एड्स का, तो फिर इसका बचाव कैसे करें, कैसे एक व्यक्ति में एड्स न फैले, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या आता है कि जब भी ब्लड एक्सचेंज किया जाए, रक्त का क्या किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, ब्लड एक्सचेंज किया जाए, तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए।
टेस्ट होने चाहिए सारे कि यदि किसी व्यक्ति का हम रक्त ले रहे हैं तो वो व्यक्ति किसी अन्य रोग से या एड्स जैसे रोग से क्या तो नहीं है, ग्रसित तो नहीं है। नंबर 2 पर एक से अधिक मेल और फीमेल के साथ, मेल हो तो फीमेल के साथ और फीमेल हो तो किसके साथ, मेल के साथ क्या ना बनाए, सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए। क्या ना बनाए, सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यदि आवश्यकता पड़ी सेक्सुअल रिलेशन की भी तो हम ये कह सकते हैं कि किसका यूज किया जाए, कॉन्डोम का क्या किया जाए, यूज किया जाए। फिर उसके बाद में जो भी जनता है उसके अंदर एड्स के प्रति, किसके प्रति, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, उनको समझाया जाए कि एक ऐसा भयानक रोग है जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु, और उस व्यक्ति से कई व्यक्तियों में ये रोग फैल सकता है। तो इसके प्रति लोगों में क्या फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। फिर उसके बाद में एक और आता पॉइंट प्रोस्टिट्यूशन पर, वेश्यावृत्ति पर पूर्णतः क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किस पर, वेश्यावृत्ति पर। होमोसेक्सुअलिटी जैसे जो भी केसेज हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बचाव। तो कोई पूछे कि एड्स का क्या उपचार है तो याद रखना बचाव ही क्या है, उपचार है। क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत जो हमारा राष्ट्र है उसने सोचा कि एड्स एक महामारी का रूप न ले ले, इसलिए 1992 में 1992 में भारत सरकार ने गठन किया था किसका, नेको का। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो याद रखना कब बनाई गई थी, 1982 में। पूरे विश्व में 1 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, एड्स डे बनाया जाता है। कौन सा डे बनाया जाता है, एड्स डे। तो ये तो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स डे कब बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कब लागू किया था इसको याद रखना, 1988 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो आज हम लोगों ने एक डिजीज के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है एड्स। एड्स से रिलेटेड 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पुटअप होते हैं। नीट में और जो जिपमर है उसमें भी इसके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। HIV स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एलिजा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिजा के बाद में अपन बचाव के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर इसकी मैकेनिज्म से भी क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और लाइक करो। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या बायो में और भी कोई आप लोगों को लगे कि टॉपिक है, अभी आया था, कमेंट आया था कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी अपन जल्दी ही बात करेंगे। अभी लास्ट हम लोगों ने जितने भी अभी वीडियो अपलोड किए थे उसमें पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने क्लियर किया था, फिर उसके बाद में ये जो ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ा था तो उनमें इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर जो नॉर्मल थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रोटोजोआ जनित जो रोग है जिसमें मैंने बात कर ली थी किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। ये वायरल विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है जिसमें हम लोगों ने बात की थी। इंपॉर्टेंट है एड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज है उनके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ये CBSE और RBSE या हम कह सकते हैं कि NCERT के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो केवल CBSE बोर्ड में आते हैं, NCERT में है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड से जो पिछले 2 साल है वहाँ से NCERT हटा लिया, RBSE का नया सिलेबस आ गया था। लेकिन फिर भी ये जितनी भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो जो भी आगे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों के स्टूडेंट साथ में हैं उनसे ये शेयर करें वीडियो। थैंक यू।